Hello dear student, today we are going to start our 7th numerical of second unit. 7th numerical is like this. A cell of EMF E and internal resistance R. एक सेल है, उसका EMF जो है E है और उसका internal resistance जो है small r है. Give a current of 0.5 ampere with an external resistance of 12 ohm. जब इसको एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ जोड़ देते हैं जो कि 12 ओम है, जिसको हम लोड रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, तो उस टाइम पे ये करंट देता है 0.5 एम्पेयर. दूसरा, इसी सेल को सब कुछ सेम है, ईएमएफ भी सेम है, इंटरनल रेजिस्टेंस भी सेम है क्योंकि सेम सेल है. दूसरी सिचुएशन में क्या है कि जब इसको एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 25 ओम के साथ जोड़ देते हैं तब ये करंट जितना देता है वो होता है 0.25 एम्पियर. तो इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है और दूसरा निकालना है ईएमएफ ऑफ द सेल. ये दो चीजें निकालनी है इसमें. तो लेट्स आई स्टार्ट विद द गिवन मटेरियल. ए सेल ऑफ ईएमएफ ई है जो कि निकालना है. इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है, ये भी निकालना है. तो दो सिचुएशन दी है. जब ये इसको 12 ओम के साथ, मान लिया, मैं बना के दिखा देता हूं आपको. ये सेल जो है इसका ईएमएफ ई है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है. तो इसको जब एक्सटर्नल, फर्स्ट कंडीशन ये दी है, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो है 12 ओम है तो उस टाइम पे ये करंट जो फ्लो करवाएगा वो 0.5 एम्पियर करवाएगा. अगर इस रेजिस्टेंस R की वैल्यू 12 ओम है तो इस सर्किट में जो करंट फ्लो होगा वो है 0.5 एम्पियर. दूसरी सिचुएशन ये देता है कि जब ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो है 25 ओम है तो उस सिचुएशन में इसके अंदर जो करंट फ्लो होगी वो 0.25 एम्पियर होगी. तो अब इसने क्वेश्चन ये पूछा है कि व्हाट इज द ईएमएफ ऑफ द सेल एंड व्हाट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल. ये दो चीजें हमें निकालनी है. तो अब हम इसको कैसे निकाल सकते हैं? सॉल्यूशन. हमें एक बात का पता है कि ईएमएफ किसके बराबर होता है? टोटल ईएमएफ इज इक्वल टू दी, जब इसके अंदर करंट फ्लो स्टार्ट हो जाता है तो ये पोटेंशियल के बराबर बन जाता है. और उस पोटेंशियल को मैंने बताया था कि जब इसमें करंट फ्लो स्टार्ट हो जाएगा उस सिचुएशन में पोटेंशियल जो होता है हमेशा ईएमएफ से कम होता है. और वो कितना कम होता है? इसके अंदर के रेजिस्टेंस की वजह से जितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, और उसको हम क्या बोलते हैं? I इंटू आर. तो ये इसको हम अप्लाई कर सकते हैं. वेयर I क्या है? I इज द करंट इन द सर्किट. तो ये I जो है इस सर्किट के अंदर करंट है. तो इस I को हम क्या लिख सकते हैं? V अपॉन R लिख सकते हैं. तो इसका मतलब हम V को क्या लिख सकते हैं? I इंटू आर लिख सकते हैं. तो इस V को अगर हम I इंटू आर लिख सकते हैं तो यहाँ पे V की जगह क्या लिख सकते हैं? I इंटू आर इज इक्वल टू ईएमएफ माइनस I इंटू आर. इस आई आर को इधर ले आओ तो क्या आ जाएगा? आई आर प्लस आर इज इक्वल टू ईएमएफ ई. ये एक इक्वेशन बन गई. तो ये हमारी बेसिक इक्वेशन थी कि पोटेंशियल ड्रॉप ऑलवेज लेस देन ईएमएफ. और ये कितना कम होता है? जितना इसके अंदर में पोटेंशियल ड्रॉप हुआ ड्यू टू इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस, और उसकी वैल्यू होती है I इंटू स्मॉल इंटरनल रेजिस्टेंस R. तो वहीं से मैंने इसको बनाया है. अब इस इक्वेशन को अप्लाई करते हैं, एक बार फर्स्ट कंडीशन के लिए, एक बार सेकंड कंडीशन के लिए. R और I दिया है तो R और I की वैल्यू हम दो जगह अलग अलग रख देंगे. बाकी जो ये दो अननोन है वो दो इक्वेशन से सोल्व हो जाएंगे. तो दिस क्वेश्चन विल बिकम वेरी इजी. तो अप्लाई I इंटू आर प्लस स्मॉल r इज इक्वल टू ई. तो पहले फर्स्ट के लिए अप्लाई करते हैं. तो फर्स्ट के लिए जब आप अप्लाई करोगे, फर्स्ट गिवन कंडीशन के लिए I की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी? 0.5 इंटू आर की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी? 12 ओम प्लस स्मॉल रेजिस्टेंस जो कि निकालना है इंटरनल रेजिस्टेंस. अब सेकंड के लिए अप्लाई करो.
सेकंड के लिए I की वैल्यू 0.25, तो 0.25 इंटू ये लोड रेजिस्टेंस आप दूसरे केस में है 25 प्लस स्मॉल रेजिस्टेंस एंड EMF विच वी विल कैलकुलेट। तो यहां से दो इक्वेशन बन गई। इन दोनों इक्वेशन को अब क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। ये 0.5 को उधर ले जाएंगे तो 1/0.5 हो जाएगा, तो उसको डायरेक्ट मैं 2 लिख देता हूं, क्योंकि 1/0.5 का मतलब है 10/5, तो वो 2 बन जाएगा। तो 12 प्लस स्मॉल r इज इक्वल टू 2e। इसी तरीके से जब इसको उधर ले जाओगे तो 1/0.25 हो जाएगा, और 1/0.25 होता है 4 के बराबर, क्योंकि ये हो जाएगा 100/25, जिसको हम 4 लिख सकते हैं। तो ये सेकंड इक्वेशन बन जाएगी 25 प्लस r इज इक्वल टू 4e। अब क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो निशान चेंज हो जाएंगे। तो नीचे बचेगा माइनस का 13 और उधर बचेगा माइनस का 2e। तो e की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस से माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, 13/2, तो 6.5 वोल्ट इतना EMF होगा इसका। तो ये EMF निकाला है, याद रखना। E हम किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, EMF से, और यही इसने पूछा था, EMF ही पूछा था। तो नेक्स्ट इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है। तो दो इक्वेशन है, दोनों में से किसी पे भी रख देते हैं। ये सिंप्लीफाइड इक्वेशन है, यहाँ पे रख देते हैं हम इसको। तो इस इक्वेशन में अगर हम वैल्यू रखेंगे तो 12 प्लस r इज इक्वल टू 2 इंटू ई, 2 इंटू 6.5, तो ये अगेन 13 हो जाएगा। तो 12 प्लस r की वैल्यू क्या आ जाएगी, 13 माइनस 12, 1 ओम। तो सेकंड आंसर क्या आ गया इसमें, 1 ओम। इंटरनल रेजिस्टेंस इज 1 ओम एंड EMF ऑफ द सेल इज 6.5। तो ये बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था। बस ये बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखो कि करंट स्टार्ट होने के बाद पोटेंशियल ड्रॉप इज ऑलवेज लेस देन EMF। ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बड़ा काम आने वाला है, तो ये याद रखना है। उसके बाद ये दो केस बना लिए, दोनों केस की वैल्यू इसमें पुट कर दी। Now we are going for question number 8. Potential difference across the terminal of a cell were measured in volt against different current. तो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर किया गया है, अलग अलग रीडिंग ली गई है, किसके अगेन, अलग अलग करंट को चेंज करके। तो पोटेंशियल डिफरेंस की जो रीडिंग है वो वोल्ट में है और करंट की रीडिंग जो है वो एम्पियर में है। फॉलोइंग थ्रो द सेल, एक सेल का है ये केस। A graph was drawn which was straight line ABC as shown in the figure। तो पहले मैं ग्राफ बना देता हूँ, फिर उस पे पूछते हैं, इसने जो पूछा है उसको डिस्कस करेंगे। This is a graph. On x axis is current in ampere, on y axis is voltage in volt। तो इसमें ये जो ग्राफ बनाया है ये स्ट्रेट लाइन था, और इस स्ट्रेट लाइन में ये कुछ रीडिंग भी दी है इसने। ये 0.4, सॉरी 0.04, सेकंड रीडिंग इज 0.12, थर्ड रीडिंग इज 0.20 एंड ये फोर्थ जहाँ पे ये मिलता है 0.28। इसी तरीके से इसकी रीडिंग भी बताई है 0.4, 0.8, 1.2, और जहाँ पे ये ग्राफ मिल जाता है इससे वहाँ पे 1.4 और ऊपर 1.6 ऐसे ही दिखाने के लिए। तो लेट मी चेक, ओके फाइन। तो ये ग्राफ गिवन है एग्जाम में, आपको ऐसे ग्राफ दिया मिलेगा कि एक सेल का पोटेंशियल और अलग अलग करंट पे ये रीडिंग आई। अब फर्स्ट क्वेश्चन पूछता है EMF ऑफ द सेल क्या होगा। तो ये बड़े फ्री का क्वेश्चन है, ये फ्री के मार्क्स दिलवाने वाला क्वेश्चन है। EMF ऑफ द सेल का क्या मतलब है, जब सेल के अंदर कोई भी करंट फ्लो नहीं होता है उस टाइम पे उसको बोलते हैं हम EMF या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और जैसे ही सेल के अंदर करंट स्टार्ट हो जाता है फिर हम उस EMF को बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल या सिंपल पोटेंशियल डिफरेंस। तो सेल के अंदर करंट ना फ्लो होने का मतलब क्या है कि 0 एम्पियर। तो जब 0 एम्पियर करंट है उस टाइम पे EMF की या पोटेंशियल की रीडिंग क्या है 1.4। तो इसका मतलब EMF क्या आ जाएगा,
डायरेक्ट आप ग्राफ देख के ही बता सकते हो कि 1.4 वोल्ट जो है इसका ईएमएफ होगा। सेकंड, मैक्सिमम करंट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सेल, ये भी बिल्कुल फ्री, मैक्सिमम करंट ग्राफ देख के ही पता चल रहा है कि 0.28 एम्पियर जो मैक्सिमम करंट है। तो सेकंड क्वेश्चन आई मैक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.28 एम्पियर। थर्ड, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, इंटरनल रेजिस्टेंस जिसको हम, चलो मैं लिख देता हूं, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल जिसको हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ये निकालना है। तो देखो इंटरनल रेजिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस हमें तो सिर्फ इतना मालूम है कि किसी भी सेल में जब आप एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से इसको जोड़ देते हो, अगर करंट स्टार्ट हो जाता है तो उसको बोलते हैं पोटेंशियल, और करंट जब स्टार्ट नहीं होता उसको बोलते हैं हम ईएमएफ। ये फर्क बताया हमें। और ये इन दोनों में डिफरेंस क्यों है, क्योंकि जब इसके अंदर करंट स्टार्ट हो जाता है वो करंट इस सेल के अंदर से भी चलता है, और सेल के अंदर से चलने से ये I इंटू आर होता है। और ये I इंटू आर क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है पोटेंशियल ड्रॉप इनसाइड द सेल। तो अब देखो हमारे से इंटरनल रेजिस्टेंस R पूछा है, कहीं पे भी हमारे को यहाँ पे एक्सटर्नल लोड रेजिस्टेंस के बारे में कोई डाटा नहीं दिया, और हमें तो इस बेसिक इक्वेशन का पता है कि E माइनस आई आर, अभी लास्ट क्वेश्चन में भी मैंने बताया। तो अभी इसको अगर आप कहीं पे सोल्व करना चाहते हो तो आपको क्या चाहिए, V I की जगह क्या चाहिए, V अपॉन R इंटू आर। तो आपके पास एक्सटर्नल लोड रेजिस्टेंस तो है ही नहीं, अब आप कैसे निकाल सकते हो। तो इसका मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस अगर आपको निकालना है तो अब आप क्या करो, आप एक्सटर्नल लोड रेजिस्टेंस को मान लो 0, तो इस पूरे सर्किट में रेजिस्टेंस क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ ये इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r बचेगा। तो इसका मतलब कोई और रेजिस्टेंस है ही नहीं, और अगर सिर्फ ये इंटरनल रेजिस्टेंस ही बचेगा और तब अगर करंट फ्लो होता है तो मतलब बैटरी के अंदर अंदर ही फ्लो होता है, कोई बाहर में कोई है ही नहीं, कोई पोटेंशियल टर्मिनल पोटेंशियल नाम की कोई चीज है ही नहीं। तो उस सिचुएशन में ये इंटरनल रेजिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगा, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस जिसको हम बोलते हैं ईएमएफ डिवाइडेड बाय मैक्सिमम करंट, जो इसको हम बोलते हैं आई मैक्स। तो आई मैक्स की क्या वैल्यू हो जाएगी उस सिचुएशन में जब कोई एक्सटर्नल लोड रेजिस्टेंस कनेक्टेड नहीं है, तो E बाई आर, इसकी ये वैल्यू हो जाएगी। बिकॉज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R इज नॉट गिवन, दैट्स व्हाई वी इमेजिन दैट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज 0, अदरवाइज नहीं होता है ऐसे कभी भी। लेकिन यहाँ पे कोई एक्सटर्नल लोड रेजिस्टेंस के बारे में कोई डाटा दिया ही नहीं है, इसलिए हम उसको 0 मानते हैं। तो आई मैक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, E बाई आर। अब हमें तो यहाँ से स्मॉल r चाहिए, इंटरनल रेजिस्टेंस चाहिए, तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, EMF डिवाइडेड बाई आई मैक्स। तो EMF भी निकाल चुके हैं हम लोग और आई मैक्स भी निकाल चुके हैं। तो EMF की वैल्यू है 1.4 डिवाइडेड बाई आई मैक्स की क्या वैल्यू है 0.28। तो इसको जब आप सोल्व करोगे तो ये इसको करने के बाद अगर ये पॉइंट हटाना, मान लिया ये ऐसा है, तो दोनों का अगर पॉइंट हटाना है तो इसको ऐसे लिख देंगे 140/28, और ये बन जाएगा 7 दूनी 14, 7 चौके 28, 4 पंजे 20, तो 5 ओम आ जाएगा। तो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो होगा इस सेल का 5 ओम होगा। अब आज के बाद आप याद रखना कि किसी भी सर्किट में जो करंट होता है, मैं ये फिगर हटा के बना देता हूँ, एक जर्नल आपको याद रखने की बात बता देता हूँ कि किसी भी सर्किट में आपको आई कैसे निकालना है। मान लिया दिस इज ए की, दिस इज ए रेजिस्टेंस, ये सेल है, इसका ये ईएमएफ है। तो इस सर्किट के अंदर अगर करंट फ्लो नहीं हो रहा है उस टाइम पे, तो उस टाइम पे इसका मैक्सिमम पोटेंशियल जो है वो ई के बराबर है। और जब इसके अंदर से करंट स्टार्ट हो जाता है, मान लीजिए ये आई करंट स्टार्ट हो जाता है, तो फिर ये ई नहीं रहता, ये बन जाता है वी, और इस वी की वैल्यू होती है आई अपॉन आर। लेकिन ये जो ई जो होता है, ये ई किस चीज को रिप्रेजेंट करता है,
ये रिप्रेजेंट करता है जब इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में भी करंट फ्लो करवाए और इस इंटरनल रेजिस्टेंस में भी फ्लो करवाने के लिए जो ताकत लगी है, जिसको हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं, तो वो इस ईएमएफ का काम होता है इस पूरे में करंट फ्लो करवाना, अंदर में भी और बाहर में भी। और इस पोटेंशियल का काम क्या होता है, जिसको हम टर्मिनल पोटेंशियल बोलते हैं, उसका काम सिर्फ और सिर्फ बाहर के रेजिस्टेंस में कितना करंट फ्लो होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ उसको कंट्रोल करने की है। लेकिन ईएमएफ की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में भी और इंटरनल में भी। तो ईएमएफ की वजह से जो करंट फ्लो आप निकालोगे, जैसे इसमें इस सिचुएशन में अगर सिर्फ पोटेंशियल और रेजिस्टेंस लोड रेजिस्टेंस है तो आई आप निकाल सकते हो वी, ये मैंने गलत लिख दिया, सॉरी, आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर, हाँ अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ये मैंने गलत लिख दिया था, सॉरी। तो अगर टर्मिनल पोटेंशियल दिया है और लोड रेजिस्टेंस आर दिया है तो आप आई निकाल सकते हो वी अपॉन आर से। और अगर ईएमएफ दिया है तो फिर आप करंट निकालोगे ई डिवाइडेड बाई आर प्लस आर, क्योंकि ईएमएफ का क्या काम है, उसका काम है बाहर में भी और अंदर में भी करंट फ्लो करवाना। और टर्मिनल पोटेंशियल का क्या काम है, सिर्फ एक्सटर्नल लोड रेजिस्टेंस में करंट फ्लो करवाना। तो ये करंट को निकालने के दो तरीके बन गए। पोटेंशियल से निकालना है तो सिर्फ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को कंसीडर करो, ईएमएफ से निकालना है तो दोनों रेजिस्टेंसेस को कंसीडर करो। और यहां से एक सिचुएशन क्या बन गई कि V अपॉन आर इज इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस आर। तो ये एक जनरल कंडीशन आप याद रखना। और एक सबसे जो जनरलाइज्ड इक्वेशन है E माइनस आई आर, जो मैं बार बार हर न्यूमेरिकल में बोलता हूँ, ये आपके लिए बड़े ही काम की है। ये ही सारा कॉन्सेप्ट बताती है कि एक्सटर्नल पोटेंशियल जो है इंटरनल सेल की ईएमएफ से कम होता है और उसका कम कितना होता है वो उसके बारे में बताता है। तो ये जनरल इक्वेशंस आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A 20 volt battery of internal resistance 1 ohm is connected to 3 coils of 12 ohm, 6 ohm and 4 ohm in parallel. A resistor of 5 ohm and a reversed battery के बारे में बताऊंगा क्या मतलब है इस बात का। ब्रैकेट में लिखा है उसकी ईएमएफ 8 वोल्ट है और इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम है, एज शोन इन द फिगर। कैलकुलेट करंट इन ईच रजिस्टर एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच बैटरी। तो पहले मैं इसका एक बार ये फिगर ड्रा करता हूँ और फिर मैं एक एक चीज इसमें क्या क्या टर्म्स दी हुई है उसका क्या मतलब है वो डिस्कस करूंगा। ये फिगर गिवन है, एग्जाम में ये आएगा। एक मैं बात बता देता हूं आपको, 99% क्वेश्चन जो मेरे होते हैं वो आज तक सीबीएसई में जो आए हैं उन्हीं से होते हैं। कोई एक या दो क्वेश्चन ऐसा होता है जो मेरे को लगता है कि ये सीबीएसई के लेवल का और ये आ सकता है। अदरवाइज आज तक जितने भी मैंने क्वेश्चन करवाए या मैं आगे भी करवाऊंगा उसमें 99% क्वेश्चन वो हैं जो सीबीएसई में पिछले 5-10 साल के अंदर आ चुके हैं। तो किसी क्वेश्चन को आप ऐसे मत समझ लेना कि सर ऐसे ही कोई हल्का क्वेश्चन करवा रहे हैं। अभी जो हमने क्वेश्चन नंबर 8 जो किया था वो क्वेश्चन मेरा ऐसा लगता था कि इसमें क्या है करने का, कुछ भी नहीं है, लेकिन वो सीबीएसई में आ चुका है तो ही मैंने उसको करवाया है।
एक तो इसमें आप ये ध्यान देना, ये जो मैंने बॉक्स बनाए हैं इसका क्या मतलब है, ये एग्जाम में एज इट इज फिगर आया हुआ था, इसका सिर्फ इतना मतलब है ये रिप्रेजेंट करता है एक ही डिवाइस को, और ये डिवाइस है सेल, मतलब इस सेल की ईएमएफ 6 वोल्ट है, और इसका जो ये रेजिस्टेंस है ये रिप्रेजेंट करता है इंटरनल रेजिस्टेंस को। तो ये बॉक्स बनाने का यही मतलब है कि ये 2 ओम कोई अलग से लोड रेजिस्टेंस नहीं है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ दिस सेल है। तो सेम एज इट इज यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ दिस सेल जो है 1 ओम है। तो एक दूसरी बात यहाँ पे ध्यान से आप देख सकते हो कि इसने तो आपको करंट की जो डायरेक्शन दी है वो बता दी है कि ये करंट की डायरेक्शन है आई करंट की डायरेक्शन, लेकिन आप यहाँ पे देख के एक अनुमान लगा सकते हो कि ये जो 20 वोल्ट वाली बैटरी है इसका पॉजिटिव टर्मिनल ये है, तो इसका करंट जो है ऐसे होना चाहिए, वेरी गुड, ठीक है बिल्कुल। लेकिन यहाँ देखो इसका पॉजिटिव टर्मिनल ये है और नेगेटिव टर्मिनल ये है, तो इस बैटरी के हिसाब से करंट फ्लो की डायरेक्शन तो इधर होनी चाहिए, तो इस सर्किट में इधर करंट फ्लो करना चाहिए। तो फिर ये ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है, एक्चुअल में ये जो सेल है ये यहाँ पे किसी बैटरी का काम नहीं करता है, ये खुद ही इस बैटरी की वजह से चार्ज हो रहा है, इसकी खुद की पोटेंशियल डिफरेंस जो है 6 वोल्ट है, और ये एक बड़ी बैटरी है। तो हम क्या कह सकते हैं कि एक बड़ी बैटरी एक छोटी बैटरी को चार्ज कर सकती है, लेकिन उनके टर्मिनल जो है एक दूसरे से अपोजिट जुड़े होने चाहिए। अगर वो एक बैटरी ऐसी है, इसके साथ दूसरी बैटरी भी ऐसे ही जोड़ दी, तो ये दोनों मिलके क्या करेंगी, किसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अंदर दोनों मिलके करंट देंगी। ये मान लिया इसने दे दिया 2 एम्पियर, आगे जाके इसने दे दिया 3 एम्पियर, तो टोटल इसके अंदर करंट आएगा 5 एम्पियर। लेकिन दूसरा केस, एक बैटरी ऐसे है और दूसरी बैटरी ऐसे है, तो देखो इसका पॉजिटिव इधर है, सॉरी ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, हाँ ठीक है, इसका पॉजिटिव इधर है और इसका पॉजिटिव इधर है, तो ये तो करंट को इधर चलाने की कोशिश करेगी और ये करंट को इधर चलाने की कोशिश करेगी। तो जो भी बैटरी स्ट्रॉन्ग होगी वो उसके अंदर से रिवर्स डायरेक्शन में करंट फ्लो करवाएगी, और करंट का रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो होने का मतलब होता है बैटरी को चार्ज करना। जैसे हमारे घर में इन्वर्टर होता है, जब लाइट नहीं होती है, जिस डायरेक्शन में वो करंट दे रही होती है, जब लाइट आ जाती है तो ये जो हमारे घर में इन्वर्टर रखा रहता है वो एक हाई पोटेंशियल उसके अक्रॉस बना देता है, और फिर जिस डायरेक्शन में पहले करंट चल रहा था वो उससे अपोजिट डायरेक्शन में करंट को चलवाता है, और अगेन उस बैटरी के अंदर करंट जो है पोटेंशियल जो है स्टोर हो जाता है, चार्ज जो है स्टोर हो जाता है, और हम बोलते हैं कि बैटरी चार्ज हो गई। तो ये अपोजिट का मतलब सिर्फ यही है कि ये बड़ी बैटरी छोटी बैटरी को चार्ज कर देगी अगेन। तो टोटल ओवरऑल जो करंट की डायरेक्शन है वो ऐसे ही रहेगी जैसे ये बड़ी बैटरी की डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगी, या ये बड़ी बैटरी ही निर्धारित करेगी कि करंट की डायरेक्शन क्या होगी, ना कि ये छोटी बैटरी। तो इसका सिर्फ ये मतलब है। अब इसमें ये रिवर्स्ड बैटरी जो वर्ड लिखा था इसका यही मतलब है, रिवर्स्ड बैटरी मतलब ये चार्ज होने लग रही है। अब क्वेश्चन क्या है कि 20 वोल्ट बैटरी इंटरनल रेजिस्टेंस ओके कनेक्टेड टू 3 कॉइल्स, तो ये 3 कॉइल है, इनका रेजिस्टेंस तीनों का लिख दिया और तीनों एक दूसरे के साथ पैरेलल में लगी हुई है। कैलकुलेट द करंट इन ईच रजिस्टर, तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है करंट निकालना है इन ईच रेजिस्टेंस, जितने भी रेजिस्टेंस दिखाई पड़ रहे हैं सब में करंट निकालना है, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन ये है द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच बैटरी, दोनों बैटरी है ना, तो दोनों के अक्रॉस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। ये जो दिया हुआ है ये इन दोनों का ईएमएफ दिया हुआ है, निकालना क्या है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। मान लिया ये बैटरी का नाम 1 है और ये बैटरी का नाम 2 है, तो फर्स्ट के अक्रॉस भी निकालना है और सेकंड के अक्रॉस भी निकालना है। और क्या है इसमें, बस ये 2 चीज ही निकालनी है। तो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो सॉल्यूशन शुरू करते हैं। आर टोटल
टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, मान लिया हम यहाँ से शुरू करते हैं, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है। तो ए से बी के बीच में तो सिर्फ ये सेल है या बैटरी है, और इस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है प्लस। फिर बी से लेके सी तक है, तो ये 3 रेजिस्टेंस है। तो पहले तो इन तीनों के पैरेलल का रेजिस्टेंस जो भी आता है उसको मान लेते हैं आर डैश है। अभी निकालेंगे आर डैश को अलग से। जो इन तीनों का पैरेलल का कॉम्बिनेशन मिलके एक रेजिस्टेंस बनता है उसको मैंने आर डैश मान लिया। उससे आगे चलते हैं, आगे ये 2 ओम है तो प्लस में 2 ओम, और प्लस में फिर ये एक 5 ओम है। तो अब यहाँ पे आर डैश निकाल लेते हैं पहले अलग से। तो आर डैश ये तीनों पैरेलल में है तो 1 बाई आर डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बाई आर वन प्लस 1 बाई आर टू। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 1 बाई 12 प्लस 1 बाई 6 प्लस 1 बाई 4। तो यहाँ से 12 एलसीएम आ जाएगा, तो ये 1 प्लस 2 प्लस 3, तो ये आ गया 6/12। टोटल आर डैश की वैल्यू आ जाएगी 2 ओम। मतलब ये तीनों का जो इफेक्ट है जो ये पैरेलल में जुड़े हुए हैं वो एक 2 ओम रेजिस्टेंस के बराबर है। तो ये बन गया 1 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 5। तो टोटल रेजिस्टेंस हो गया यहाँ पे 10 ओम। दिस इज द आर टोटल। अब फर्स्ट निकालते हैं कि अगर इस पूरे सर्किट में नेट पोटेंशियल हमें पता चल जाए तो हमारे पास नेट रेजिस्टेंस तो आ ही गया है। तो ये जो आई करंट है ये पता चल जाएगा कि ये आई करंट ऐसे जाएगा, इन तीनों में बिखर जाएगा, उसके बाद इकट्ठा फिर हो जाएगा, फिर इन तीनों इस बैटरी से होते हुआ फिर वही आई करंट जाएगा, इससे भी वही आई करंट जाएगा। तो पहले उस आई करंट को अगर हम निकालना चाहते हैं तो हमारे को नेट पोटेंशियल पता करना पड़ेगा। तो नेट पोटेंशियल कितना होगा यहाँ पे, नेट पोटेंशियल ये जो 20 वोल्ट की बैटरी है उसमें ये जो 6 वोल्ट की बैटरी है वो तो इससे अपोजिट है। मतलब ये 20 वोल्ट में से 6 वोल्ट तो सिर्फ इसी काम में चला जाएगा, इस बैटरी को काउंटर करने में। क्योंकि ये 20 वोल्ट का क्या मतलब है कि ये करंट को उस तरफ पुश करती है और ये करंट को उस तरफ पुश करती है। तो इन दोनों को काउंटर करना पड़ेगा। तो इस 20 में से 6 तो चला जाएगा सिर्फ इस अकेली बैटरी को काउंटर करने में। तो बचेगा कितना, सिर्फ 14 वोल्ट बचेगा जो इस पूरे सर्किट में करंट को फ्लो करवाएगा। तो नेट पोटेंशियल हो जाएगा 20 माइनस 6, तो 14 वोल्ट। अब हम निकाल सकते हैं आई कितना आ जाएगा, टोटल या नेट पोटेंशियल 14 डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस 10, तो ये आ जाएगा 1.4 एम्पियर। तो करंट जो है, इसने पूछा ना कि ईच रेजिस्टेंस में करंट निकालो, तो यहां से जो ये करंट चला यहां नहीं बता सकते कि इन तीनों में कितना कितना है। अभी कोशिश करेंगे, बताएंगे कैसे अलग से निकालेंगे इन तीनों का। लेकिन ये करंट फिर यहाँ से इकट्ठा हो जाएगा आगे इन तीनों में से जो स्प्लिट हो गया था यहाँ पे। तो वो आई करंट इस 2 ओम एम्पियर 2 ओम का जो रेजिस्टेंस है इसके अंदर से कितना जाएगा, 1.4 एम्पियर जाएगा। अगेन इसमें से भी 1.4 एम्पियर जाएगा, इसमें से भी 1.4 एम्पियर जाएगा। तो इन तीन का आंसर क्या लिख सकते हैं कि इस 2, 5 और 1 इन तीनों रेजिस्टेंस में जो करंट जाएगा वो जाएगा 1.4 एम्पियर। तो ये इस क्वेश्चन का एक पार्ट सोल्व हो गया। अब नेक्स्ट ये है कि इन तीनों में से अलग अलग कितना जाएगा ये निकालना है। तो इन तीनों में से अगर अलग अलग निकालना है आपको, आप पहले इनका पोटेंशियल निकाल लो कि इनके अक्रॉस पोटेंशियल कितना है, क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है और सीरीज में करंट सेम होता है। तो अगर इन तीनों का पोटेंशियल आपको चाहिए तो अभी आपके पास इनके एंट्री पे जो आई करंट है वो तो आ चुका है, और इन तीनों का नेट रेजिस्टेंस है वो भी आपके पास आ चुका है। तो ये पोटेंशियल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा टोटल करंट आई इनटू ये टोटल रेजिस्टेंस आर टोटल। तो ये बन जाएगा आई की वैल्यू आई है 1.4 इंटू 2, तो ये बन जाएगा 2.8 वोल्ट। तो इनके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो है 2.8 वोल्ट। लेट मी चेक, इट इज विजिबल इन कॉर्नर। ओके फाइन। ये जो मैंने लिखा है यहाँ पे V इज इक्वल टू 2.8 वोल्ट लिखा है। तो ये 2.8 वोल्ट जो है वो इसके भी बराबर है, मतलब इसके साथ भी लगी हुई है, इसके साथ भी, इसके साथ भी, क्योंकि ये तीनों पैरेलल में है और पैरेलल में जो पोटेंशियल होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो अब हम
अलग अलग रेजिस्टेंस के लिए कितना करंट जाएगा वो निकाल सकते हैं। मान लिया इसका नाम 1 है, इसका नाम 2 है और इसका नाम 3 है। तो फर्स्ट के अक्रॉस करंट कितना जाएगा, वो जाएगा मान लिया I1। तो I1 अगर निकालना है तो पोटेंशियल तो सेम है, लेकिन डिवाइडेड बाई R1 कर दो, तो 2.8 डिवाइडेड बाई R1 का मतलब है 12। इससे जो भी वैल्यू आएगी उतना एम्पियर जाएगा। इसी तरीके से सेकंड से करंट कितना जाएगा, मान लिया I2 है, I2 निकालना है तो पोटेंशियल तो सेम है, डिवाइडेड बाई R2 कर दो, तो 2.8 डिवाइडेड बाई R2 की वैल्यू है 6 है, इतना जाएगा। इसको आप कैलकुलेट कर लेना। और थर्ड I3 मतलब थर्ड रेजिस्टेंस में से कितना करंट जाएगा, तो पोटेंशियल की वैल्यू तो अब भी सेम है 2.8 और रेजिस्टेंस थर्ड है 4 ओम, तो यहां से इसको निकालोगे तो 0.7 एम्पियर। तो इन तीनों में से कितना कितना करंट जाएगा, फर्स्ट में से जाएगा 2.8 डिवाइडेड बाई 12, सेकंड में से जाएगा 2.8 डिवाइडेड बाई 6 और थर्ड में से जाएगा 2.8 डिवाइडेड बाई 4, इतना जाएगा। और इन बाकी तीन का मैं बता ही चुका हूं, ये भी निकाल लिया अब हमने। अब नेक्स्ट ये सेकंड पार्ट बनता है इस क्वेश्चन में कि V1 और V2 निकालो, तो उसको निकालते हैं। ओह सॉरी, फिगर को मैं अभी बना रहने देता हूं। I हमारा आया है 1.4 और ये फिगर जो है एज इट इज है, अभी इसको हम चेंज नहीं करते हैं। ये फर्स्ट बैटरी जो है इसके अक्रॉस अगर पोटेंशियल निकालना है, मान लिया वो V1 है, तो V1 क्या हो जाएगा, E1 माइनस I इंटू में R1 इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ दिस बैटरी R1। और I1 या I2 अलग से लिखने की जरूरत है नहीं, क्योंकि जितना करंट इसके अंदर से जाएगा उतना ही करंट इसके अंदर से जाएगा। तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा, इसका EMF है 20 वोल्ट माइनस I की वैल्यू है 1.4 इंटू R1 की वैल्यू है 1, तो ये बन जाएगा 20 माइनस 1.4, ये आई थिंक आ जाएगा 18.6 वोल्ट। तो इस बैटरी का जो टर्मिनल पोटेंशियल है वो होगा 18.6 वोल्ट है। तो ये 18.6 वोल्ट क्या रिप्रेजेंट करता है कि इसके अंदर खुद के अंदर 1.4 वोल्ट है, तो सिर्फ बैटरी के अंदर ही ड्रॉप हो गया ड्यू टू इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इफेक्टिव जो ईएमएफ है जिसको हम बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, वो है 18.6। मतलब वो 18.6 जो है ना, वो ही रिस्पॉन्सिबल है इस बाहर के सर्किट में करंट को फ्लो करवाने के लिए। बाकी इसमें से 20 में से जो 18.6 को छोड़ के 1.4 बच गया, वो तो इस बैटरी के अंदर ही खत्म हो गया, इसके अंदर के इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से। अब सेकंड की बैटरी के बारे में बात करो, यहाँ पे आप बड़ा ही ध्यान से समझना, ये एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। देखो ये बैटरी जो है ये चार्ज हो रही है, और ये चार्ज कब होगी, ये चार्ज तब होगी जब इसके बाहर पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा एज कंपेयर्ड टू इट्स ओन ईएमएफ। अगर इसकी ईएमएफ से थोड़ा यहाँ ज्यादा होगा तभी तो इसके अंदर अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा। तो यहाँ पे बड़े ध्यान से समझना आप, सेकंड सिचुएशन में जो पोटेंशियल होगा वो होगा इसका खुद का ईएमएफ प्लस, ना कि माइनस I इंटू R1। क्यों, क्योंकि इसके खुद के EMF जितना अगर आप यहाँ पे अप्लाई करोगे वो तो सिर्फ बैलेंस हो जाएगा, तो इसके ज्यादा पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ेगा। क्यों ज्यादा पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा रेजिस्टेंस भी है, उसकी वजह से कुछ एनर्जी का लॉस हो जाता है। तो इसके अक्रॉस जो एक्स्ट्रा आपको पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ेगा वो इस EMF के साथ जुड़ जाएगा, जो इफेक्ट इसके इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से लॉस होने वाला है। तो ये कॉन्सेप्ट आप याद रखना। बैटरी के केस में जर्नली यही इक्वेशन लगेगी आपको 99%, लेकिन अगर कोई बैटरी ऐसी है जो खुद ही चार्ज हो रही है, उसको कोई और चार्ज कर रहा है बाहर से, तो उस सिचुएशन में इसका एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स ओन ईएमएफ। तो ये कॉन्सेप्ट लगेगा और कुछ नहीं है इसमें। तो इसका ईएमएफ है 6 प्लस I की वैल्यू है 1.4 इंटू में इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है 2, तो 6 प्लस 2.8, तो 8.8 वोल्ट है।
पोटेंशियल डिफरेंस हमें अप्लाई करना पड़ेगा, तब ये बैटरी 6 वोल्ट की जो है चार्ज होगी। अगर ये 6 वोल्ट या 6 वोल्ट से कम हम अगर लगाएंगे तो ये चार्ज नहीं होगी। 6 वोल्ट से ज़्यादा पोटेंशियल आप लगाओगे तब ये बैटरी चार्ज होगी। तो चार्जिंग के टाइम पे इसके कॉर्नर्स पे, टर्मिनल्स पे ज़्यादा पोटेंशियल होता है, और डिस्चार्जिंग के टाइम पे इसके बाहर या इसके टर्मिनल्स पे पोटेंशियल कम होता है। ये बात आप याद रखना। तो ये न्यूमेरिकल बड़ा अच्छा था, अच्छा कॉन्सेप्ट था इसमें। तो ये आप कर लेना, दोबारा भी रिपीट कर सकता है सीबीएसई। एक बार तो ये आ ही चुका है, लेकिन इस तरह का कॉन्सेप्ट से वो फिर भी पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Now next question is question number 10. Two cell E1 and E2 in the circuit as shown in figure. ये फिगर उसने खुद ही दिया है। Have EMF of 5 volt and 9 volt and internal resistance of 0.3 ohm and 1.2 ohm respectively. Calculate the value of current flowing through the resistance 3 ohm. So first of all I am going to draw the figure. Then we will understand what is given and what he is asking. एक ये बैटरी है और एक ये बैटरी है। एक ये दिया हुआ रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा हुआ है, और ये जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है इसके साथ पैरेलल में एक रेजिस्टेंस और लगा दिया। ये जो बैटरी है इसका नाम उसने बताया खुद ही E1। तो इसकी जो EMF है 5 वोल्ट है, और इसका खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस जो है 0.3 ओम है। और इस बैटरी की जो वोल्टेज है, जो कि जिसका नाम E2 रखा है, इसकी 9 वोल्ट है, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो 1.2 ओम है। तो पहले तो आप ये देखो, इसका पॉजिटिव इधर है तो ये करंट इधर चलाना चाहती है, इसका पॉजिटिव इधर है तो ये करंट को इधर चलाना चाहती है। तो करंट फाइनली पूरे सर्किट में चलेगा किधर? तो इस बात के लिए निर्धारित कौन करेगा? जो बड़ी बैटरी है। तो बड़ी बैटरी तो ये है 9 वोल्ट, तो ये जिधर करंट को चलाना चाहेगी तो करंट किधर? उधर ही फ्लो होगा। तो नेट करंट जो फ्लो होगा, मान लिया I है, वो इधर फ्लो होगा। ये I इधर भी गया, ये I इधर भी गया। ये रेजिस्टेंस जो है इनकी वैल्यू भी दी हुई है 4.5 ओम, इसकी है 6 ओम और इसकी है 3 ओम। तो ये I करंट जो जाएगा, यहाँ पे भी I करंट, लेकिन यहाँ जाने के बाद ये I करंट दो हिस्सों में तब्दील हो जाएगा। कुछ हिस्सा इसमें से जाएगा और कुछ इसमें से जाएगा, और अगेन यहाँ इस पॉइंट पे आके ये दोनों फिर मिल जाएंगे और फिर यहाँ पे I करंट फ्लो करेगा। उसने क्वेश्चन ये पूछा है कि इस 3 ओम के अंदर से I कितना जाएगा, मतलब करंट कितना जाएगा। तो मैं मान लेता हूँ इसको I1। तो ये I1 निकालना है, ये क्वेश्चन है। फिगर उसने खुद बना के दिया था। तो अब ये I1 हम निकालेंगे कि ये कितना करंट इसके अंदर से जाएगा। पहले हम क्या करते हैं, हम सिर्फ इस I को निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये I कैसे निकलेगा? ये निकलेगा नेट पोटेंशियल डिवाइडेड बाय नेट रेजिस्टेंस। तो नेट पोटेंशियल कितना है इस सर्किट में? अगर ये बैटरी जो दोनों है सेम तरीके से जुड़ी रहती, इसका पॉजिटिव इधर, इसका पॉजिटिव इधर, तो नेट पोटेंशियल हो जाता दोनों का सम। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये इसको इधर करंट चलाता है और इसमें से ये इधर चलाने की कोशिश करता है, काउंटर करता है इसको। तो नेट पोटेंशियल हो जाएगा 9 वोल्ट माइनस 5 वोल्ट। 9 वोल्ट माइनस 5 वोल्ट इज इक्वल टू 4 वोल्ट। दिस इज द नेट पोटेंशियल। अब निकालते हैं नेट रेजिस्टेंस। तो नेट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? मान लीजिए यहाँ से आप शुरू करते हो, पहले आ गया ये 4.5, उसके बाद ये दोनों का जो एक इफेक्ट है, दोनों का जुड़ के पैरेलल कॉम्बिनेशन का, उसको मान लेते हैं R डैश। उसके बाद 4.5 प्लस R डैश। आगे चलो, आगे आएगा इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, वो भी इस सर्किट में सीरीज में जुड़ा हुआ है। तो 1.2 प्लस 0.3, तो नेट रेजिस्टेंस हो जाएगा 4.5 प्लस R डैश प्लस 1.2 प्लस 0.3।
अब हमारे को आर डैश चाहिए। आर डैश क्या है, वो इन दोनों पैरेलल रेजिस्टेंसेस का नेट इफेक्ट है। तो 1/r डैश की वैल्यू क्या होगी, 1/r1 मतलब 1/6, 1/r2 मतलब 1/3 ओम। तो ये आ जाएगा यहाँ से 6 एलसीएम 1 2 3/6। तो यहाँ से आर डैश की वैल्यू जो आएगी वो 2 ओम आ जाएगी। तो इस 2 ओम को यहाँ पे वैल्यू को पुट कर देते हैं। 4.5 प्लस 2 प्लस 1.2 प्लस 0.3। तो ये 1.2 प्लस 0.3 1.5, 1.5 प्लस 4.5 6 और ये प्लस 2 8। तो नेट रेजिस्टेंस जो है इसमें 8 ओम है पूरे सर्किट में। अब देखो ये करंट आई कितना होगा, यहां से ये हो जाएगा V नेट मतलब 4 वोल्ट डिवाइडेड बाई R नेट मतलब 8 ओम। तो 1/2 या 0.5 एम्पियर इतना हो जाएगा आई करंट। लेकिन हमें क्या निकालना है, ये I1 निकालना है। तो ये I जो 0.5 एम्पियर आए यहां तक तो सेम रहेगा, लेकिन उसके बाद ये 0.5 एम्पियर का एक हिस्सा इधर चला जाएगा जिसको I1 मान लिया मैंने, और दूसरा हिस्सा जो बचा हुआ 0.5 माइनस I1, 0.5 माइनस I1 ये इधर चला जाएगा। तो ये जो 0.5 है वो दो हिस्सों में टूट जाएगा। ठीक है, अब दूसरी बात क्या है, ये दोनों पैरेलल में हैं तो इनके अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो तो हम निकाल सकते हैं बड़े आराम से। वो कैसे निकाल सकते हैं हम लोग पोटेंशियल को, आई करंट निकाल चुके हैं और ये आर नेट भी निकाल चुके हैं 2 ओम। तो 0.5 इंटू ये 2 कितना आ जाएगा 1 वोल्ट। तो ये 1 वोल्ट पोटेंशियल इसके अक्रॉस भी है 6 ओम के और इसके अक्रॉस भी है, बिकॉज बोथ आर इन पैरेलल। अब जिसके अक्रॉस भी करंट निकालना है तो आपके पास पोटेंशियल भी आ गया और दोनों का अलग अलग रेजिस्टेंस भी मालूम है। तो जिसके अक्रॉस भी करंट निकालना है आप निकाल सकते हो। I1 अगर चाहिए आपको तो I1 कैसे आएगा, हमें पता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR। तो I1 का मतलब है V अपॉन R1, इसका मैंने नाम दिया है I1, तो ये बन गया R1। तो V की वैल्यू आई है 1 वोल्ट डिवाइडेड बाई I रेजिस्टेंस 3, तो 1/3 आ गया। तो I1 की वैल्यू क्या आ गई 1/3 एम्पियर। दिस इज योर आंसर। अगर दूसरा वो इससे पूछ लेता तो आपके पास पोटेंशियल आ ही गया, इस रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देते तो 1/6 आंसर आ जाता। तो इस तरीके से वो एक किसी रेजिस्टेंस को पूछ सकता है आपसे। तो बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट था, नेट पोटेंशियल निकाल लिया, नेट रेजिस्टेंस निकाल लिया। पहले आपको एक कॉमन जो करंट है पूरे सर्किट में फ्लो करता है वो निकाल लिया। ये दोनों पैरेलल में थे तो पहले इनका पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिया, करंट भी है और इन दोनों का नेट रेजिस्टेंस भी है उससे आ गया। और ये पोटेंशियल इसके अक्रॉस भी है और इसके अक्रॉस भी है, दोनों के अक्रॉस सेम है। तो वहां से हमें अलग अलग इनकी करंट की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा गया है CBSE में, बड़ा ही आसान था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो आज की वीडियो को यही स्टॉप कर देते हैं, ज़्यादा बड़ी बन जाती है तो फिर डिफ़िकल्ट हो जाती है अपलोडिंग में। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करूँगा। थैंक यू वेरी मच।